आप लोग सब कैसे हैं? और आई होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है। आई एम जस्ट बी गिविंग आउट सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चाइल्ड केयर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाइल्ड केयर अवेलेबल इन द यूके। और जब बच्चा पैदा होता है तो ऑफ कोर्स 2-3 महीने तो पेरेंट्स अपने साथ ही रखते हैं, बट आफ्टर 3 मंथ्स ऑनवर्ड्स जो वर्किंग मदर्स होती हैं उनको वापस काम पे जाना होता है, एंड देन इज़ व्हेन द चाइल्ड केयर किक्स इन। तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं और उन सब में डिफरेंसेस क्या हैं, और मैं थोड़ा सा हल्का सा कॉस्ट के ऊपर डिस्कस करूँगी, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट कॉस्ट तो मैं आपको नहीं बता सकती, वो डिफ़र करती है फ्रॉम सेटअप टू सेटअप, लेकिन आइडिया दे सकती हूँ। और उसके बाद बच्चे कितनी एज तक जो है वो फ्री एजुकेशन कब से स्टार्ट होती है, फ्री स्कूलिंग कब से स्टार्ट होती है, और यूके में स्कूलिंग की मिनिमम एज क्या है, और क्या फ्री है, क्या इंक्लूडेड है, क्या नहीं है। तो अब जब तक बच्चा सेकेंडरी स्टार्ट नहीं करता, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, ये सब मैं आपसे आज डिस्कस करूंगी। तो अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए या आपके किसी जानने वाले के लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड डू शेयर दिस वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप एक वर्किंग पेरेंट हैं और आपको ये स्ट्रेस है कि बेबी होने वाला है और उसके बाद आप क्या करेंगे, तो लेट मी टेल यू कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हैं जो कि बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है एक्चुअली, मैं वो भी शेयर करूँगी। बट जनरली अभी तक यूके में चाइल्ड केयर काफ़ी एक्सपेंसिव रही है। लाइक बहुत सारे लोग जॉब्स छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते हैं बेबी के होने के बाद, बिकॉज उनको लगता है कि कोई फाइनेंशियल गेन्स नहीं होंगे, आप जितना पैसे कमाओगे उतना ही आप चाइल्ड केयर में दे दोगे। तो या इट्स अ बिट सिली, आई नो, क्योंकि आपको एटलीस्ट चाइल्ड केयर इतनी तो होनी चाहिए कि एक मिनिमम वेज वाला बंदा अफोर्ड कर सके, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अगर आप एक अच्छी डिसेंट सैलरी पे हैं तो ही चाइल्ड केयर आपके लिए अफोर्डेबल होगी। बट सेइंग दैट देर आर चेंजेस कमिंग इन, जो कि अभी इम्प्लीमेंट 100% नहीं हुए हैं, नेक्स्ट ईयर से होंगे। बट बिफोर दैट लेट्स गेट इन टू द डिटेल्स। तो सबसे पहले आपका जो बच्चा होता है फ्रॉम 3 मंथ्स ऑनवर्ड्स, अगर आप उसे चाइल्ड केयर में देना चाहते हैं या डे केयर में देना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होता है नर्सरीज़ का। जो नर्सरीज़ क्या होती हैं, बड़ा सेटअप होता है, ठीक है, एक स्कूल की तरह बिल्डिंग होती है जिसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो केयर टेकर्स होते हैं, और बहुत सारे बच्चे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एजेस के होते हैं, उन्होंने सेक्शंस बनाए हुए होते हैं। बेबी रूम अप टू एज 1 तक का होता है, न्यू बॉर्न से लेके एज 1 तक के बच्चे बेबी रूम में होते हैं। उसके बाद टॉडलर रूम होता है जिसमें अप टू 3 इयर्स तक के बच्चे होते हैं। फिर नॉर्मली वो 1 से लेके 2 साल या 3 साल का अलग करते हैं, देन 3+ ऑनवर्ड्स वो अलग करते हैं जब तक कि बच्चा रिसेप्शन स्टार्ट नहीं करता। सो दैट इज़ हाउ दे हैव सेटअप्स, और काफ़ी बड़ा सेटअप होता है ना। नर्सरीज जनरली थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं और उनका सिस्टम ये होता है, मैं आपको एक जनरलाइज इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बट मोस्टली ऐसा ही होता है दैट दे ईदर हैव अ मॉर्निंग सेशन और एन आफ्टरनून सेशन और अ फुल डे सेशन। मॉर्निंग सेशन का मतलब ये है कि आप बच्चे को सुबह 6 बजे छोड़ सकते हैं वहाँ पे, और उसका खाना पीना हर चीज़ दे विल मैनेज, और फिर आप अपने बच्चे को जो है वो लंच के फ़ौरन बाद ले सकते हैं, 1 बजे तक पिकअप कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग सेशन। और उसके बाद होता है आफ्टरनून सेशन, जहाँ हम बच्चे को आफ्टर लंच ड्रॉप ऑफ करते हैं 1 बजे तक, और फिर आपके पास शाम में 6-6:30 बजे तक का टाइम होता है यूजुअली, जिसमें आप अपना बच्चा पिकअप कर सकते हैं। तो दिस इज़ लाइक फॉर दोज पीपल जिनकी जॉब्स सूटेबल हैं, जिनके साथ ये चीज़ काम करती है। नाउ अगर आपको फुल डे सेशन में भेजना है तो वही आप अर्ली मॉर्निंग 6:30, 7:30 डिपेंड करता है, डिफरेंट नर्सरीज के ओपनिंग टाइम्स अलग होते हैं, से लेके अप टू 7 o'clock तक नर्सरीज ऑपरेट करती हैं। तो आप पूरे दिन के लिए अपने बच्चे को वहाँ छोड़ सकते हैं, बच्चे वहाँ सोएंगे, वो पूरा पैटर्न फॉलो करते हैं। वो पहले इंट्रोडक्शन होता है तो वो बच्चे को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप बहुत ही यंग बेबी छोड़ रहे हैं, लेट्स से 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स, तो बच्चों का इतना पैटर्न खुद से पहले क्या ही होगा, वो फिर वहाँ जाके ही सेट हो जाता है। तो वो अब उनको ब्रेकफास्ट कराएंगे, स्नैक टाइम होगा, फिर लंच टाइम होगा, फिर स्नैक टाइम होगा, और फिर इवनिंग मील या इस तरह से कुछ हो सकता है,
डिपेंडिंग कि आप कितना लंबा छोड़ रहे हैं। तो दैट्स हाउ दे वर्क। नाउ दे आर यूजुअली एक्सपेंसिव। अगर आप एक फुल डे छोड़ रहे हैं बच्चे को तो आई डोंट नो, इट कैन बी मे बी anywhere from a minimum to 55 pounds to up to 85 pounds से even more हो सकता है। डिपेंड करता है नर्सरी की रेपुटेशन कैसी है उनकी, यू नो चार्जेस कहाँ है, लोकेशन कहाँ है। तो it's quite expensive to begin with, you know, because per day on average बंदा इतना शायद एक यू नो नॉर्मल से जॉब में नहीं कमाता जितना कि नर्सरीज की पर डे की होती हैं फीस। पर एनीवेज दैट इज एन ऑप्शन फॉर यू nevertheless, okay? उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप चाइल्ड माइंडर के पास बच्चों को भेज सकते हैं। चाइल्ड माइंडर्स कौन है? चाइल्ड माइंडर्स क्वालिफाइड केयर टेकर्स होते हैं, या आप बोलें टीचर्स तो हम उनको नहीं बोलेंगे, बट वो क्वालिफाइड होते हैं, उन्होंने कोर्सेज किए हुए होते हैं। हाउएवर वो अपने सेटअप में बच्चों को रखते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम उनका अपना घर होता है जिसके अंदर उनका अपना सेटअप होता है, और वो उसके अंदर बच्चों को रखते हैं फॉर अगेन यू नो पर आवर उनकी नॉर्मली फीस होती है, और वो पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। अगेन आप डिपेंड करता है पूरे दिन के लिए या थोड़ी देर के लिए, जितनी भी देर के लिए अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। चाइल्ड माइंडर आई थिंक इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शंस बिकॉज और थोड़ा इंडिविजुअलाइज्ड भी होता है, बिकॉज उनका ये है कि वो बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं रख सकते, बिकॉज यहाँ रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक बंदा मैक्सिमम कितने बच्चों का ख्याल रख सकता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मगर 3-4 बच्चे से ज़्यादा एक बंदा अकेले नहीं रख सकता। अगर आपको इससे ज़्यादा बच्चे रखने हैं देन यू हैव टू हायर एन असिस्टेंट, ठीक है? तो चाइल्ड माइंडर इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज आपके बच्चे को काफ़ी इंडिविजुअलाइज सपोर्ट मिलती है। जहाँ पे नर्सरी में इतने सारे बच्चे होते हैं और आपका बच्चा उनमें कहीं खो जाता है, सर चाइल्ड माइंडर के पास क्योंकि इतने लिमिटेड बच्चे होते हैं तो आपका बच्चा फुल अटेंशन के अंदर होता है। सो अ लॉट ऑफ पीपल, और फिर कम्फर्ट ऑफ होम, तो वो भी कैन मील्स प्रोवाइड करते हैं, वो खुद कुक भी करते हैं। चाइल्ड माइंडर्स बाहर आउटिंग्स पे भी लेके जाते हैं बच्चों को। मेरे बच्चे पर्सनली नर्सरी भी गए हैं और चाइल्ड माइंडर्स के पास भी गए हैं, तो मेरे पास दोनों का एक्सपीरियंस है। दे बोथ आर वेरी वेरी डिफरेंट, बट चाइल्ड माइंडर्स आई वुड से आर बिट मोर फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग्स, इन टर्म्स ऑफ यू नो ऑप्शंस कि आपको कितने घंटों के लिए भेजना है। जैसे मैंने कहा नर्सरीज बहुत फिक्स्ड होती हैं, मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन। चाइल्ड माइंडर्स आर मोर फ्लेक्सिबल कि आप कह सकते हैं मुझे 9 से 3 अपने बच्चे को छोड़ना है, तो दे कैन यू नो अकोमोडेट दैट फॉर यू। चाइल्ड माइंडर्स आफ्टर स्कूल पिकअप भी करते हैं और सुबह में मॉर्निंग ड्रॉप ऑफ्स भी करते हैं, तो उनके पास ये भी ऑप्शंस होते हैं। अगर वो आपके स्कूल से करीब है तो दे कैन एक्चुअली ड्रॉप ऑफ योर किड्स एट स्कूल वंस दे स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, या फिर वो पिकअप भी कर सकते हैं। तो चाइल्ड माइंडर्स आर बिट मोर यू नो फ्लेक्सिबल एंड ऑल दैट, तो दैट इज़ अनदर ऑप्शन। चाइल्ड माइंडर्स की जो है अब आई थिंक पर आवर के हिसाब से आप मिनिमम 6-7 पाउंड्स पर आवर तो देख रहे हैं, एंड यू नो ऑन एवरेज ऐसे ही होता है। देन आपके पास आ जाता है थर्ड ऑप्शन विच इज़ नैनीज। नैनीज आर वेरी एक्सपेंसिव, no doubt. Nannies मरे से बड़ा भी, they will take you at least 11 pounds per hour, and that's I'm being on the shy end. अगर आप खुल के बात करें, एक्सपीरियंस नैनी होगी तो वो कम से कम 12 pound, 13 pounds, even 14 pounds per hour चार्ज करेगी, एंड मगर उसमें ये होगा नैनी आपके घर आती है, तो इट्स योर हाउस। सो अगर आपका बच्चा अपने घर में कंफर्टेबल रहता है और आप नहीं चाहते कि आप उसे कहीं और भेजें, तो फिर आप नैनी रख सकते हैं। बट अगैन यू नो एज ए सेट पर आवर के हिसाब से होता है, बट दे आर फ्लेक्सिबल। मोस्टली नैनीज फुल टाइम काम ढूंढ रही होती हैं बिकॉज फिर उनके लिए मुश्किल होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो आपको पार्ट टाइम नैनीज मिल जाएंगी, बट देन अगैन यू नो मोस्टली दे प्रेफर फुल टाइम वर्क। बट नैनीज जो हैं वो अगैन घर पे आपके आएंगी, मील्स भी कुक करेंगी बच्चे के लिए, और थोड़ा बहुत यू नो सफाई वगैरह भी कर देती हैं, हेल्प कर देती हैं घर में। तो अगर आपको उस टाइप का यू नो चाइल्ड केयर चाहिए, सो यू हैव टू गो फॉर नैनीज। सो दीज आर द मेन 3 टाइप्स ऑफ चाइल्ड केयर्स दैट जो आपके बच्चों के पास अवेलेबल होती है या आप अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। नन ऑफ दिस इज़ फ्री, और आपको इस सब के लिए जो है वो पे करना पड़ेगा। और अब हम बताते हैं कि फ्री चाइल्ड केयर कब से शुरू होती है। नाउ बहुत आपको पता है कि यूके में जो है वो सिस्टम है विच इज़ कॉल्ड बेनिफिट सिस्टम, और यहाँ पे जो लोग लो इनकम पे होते हैं या नो इनकम पे होते हैं ड्यू टू मैनी रीजंस, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगी,
उनको 2 साल की एज से फ्री स्कूलिंग मिलना शुरू हो जाती है, विच मीन्स दे कैन गो टू चाइल्ड माइंडर्स जो कि रजिस्टर्ड चाइल्ड माइंडर्स होते हैं, या रजिस्टर्ड नर्सरीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं, और उनके अंदर आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं फ्रॉम 2 years ऑनवर्ड्स। बाकी जितने दूसरे लोग हैं जो कि बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर रहे हैं उनके लिए है 3 years। जब आपका बच्चा 3 years का हो जाएगा, जब उसकी बर्थडे हो जाएगी, 3rd बर्थडे, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन शुरू होगा उसमें आपके बच्चे की फ्री नर्सरी स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। और 3 साल तक आपको उसके बारे में थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। आप सारी चाइल्ड केयर कॉस्ट आपको खुद उठानी पड़ेगी। नाउ here comes another twist. If you are a working parent, ठीक है, तो आपको बेसिकली जो फ्री चाइल्ड केयर मिलती है जब आपका बच्चा 3 साल का होता है, दैट इज़ ओनली 15 hours, विच मीन्स कि आप अपने बच्चे को या तो 3 घंटे के लिए रोज़ भेज सकते हैं, 5 दिन, 3 times 5 is 15 hours, या फिर आप अपने बच्चे को जो है वो फुल डे के लिए भेज सकते हैं, मे बी थ्राइस अ वीक, और इस तरह करके आप, या ट्वाइस अ वीक, तो वो 15 आवर्स आपको कैसे पूरे करने हैं वो आपके ऊपर है, और आपका जो भी चाइल्ड केयर प्रोवाइड कर रहा है नर्सरी या उनके क्या सेटअप्स हैं उसके ऊपर है। बट अगर आप वर्किंग पेरेंट हैं तो आपको फ्री 30 आवर्स ऑफ चाइल्ड केयर मिलेगी, यानी कि अगर आप या आपका हस्बैंड दोनों एटलीस्ट 16 आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपसे कहेगी ठीक है फाइन, फिर आप अपने बच्चे को 15 नहीं 30 आवर्स के लिए नर्सरी भेज सकते हैं, एंड दैट विल ऑल बी फ्री फॉर यू स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 3 years। और दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल बिकॉज मैंने खुद क्लेम किया है, एंड लाइक पूरा जिसे कहते हैं ना 9 to 3 मेरे बच्चे फ्री जाते थे फॉर 5 days a week व्हेन दे टर्न 3 टू द नर्सरी। और अगर मुझे उससे ज़्यादा ऑन टॉप ऑफ होना तो वो फिर मैं अपनी तरफ से टॉप अप करती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा 5 बजे तक नर्सरी में रुके, तो आई हैव टू पे दैट ऑन टॉप ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट इज पेइंग टू देम। बट दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड फैसिलिटी, एटलीस्ट समथिंग बेटर देन नथिंग। सो 3 साल की एज तक थोड़ा मुश्किल होता है, बट उसके बाद इट गेट्स वेरी वेरी ईजी फॉर यू टू मैनेज द चाइल्ड केयर। गवर्नमेंट बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव हो रहा था चाइल्ड केयर, सो दे आर प्लानिंग ऑन मेकिंग इट ईजियर। इनफैक्ट 9 months से वो स्टार्ट कर रहे हैं चाइल्ड केयर फ्री में प्रोवाइड करना। बट इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और मैं पूरी डिटेल्स निकाल के एग्जैक्ट, बिकॉज इसकी टाइम लाइन्स हैं वो 3 different stages में आ रहा है। इट्स एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 2 years समथिंग एंड देन 9 months समथिंग। तो बेसिकली राइट नाउ जो है वो मैं 100% आपको इस वीडियो में नहीं बता सकती, बट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो मैं उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना सकती हूँ। सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ कमिंग फॉर द UK पेरेंट्स के चाइल्ड केयर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अफोर्डेबल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। सो इफ यू आर प्रेग्नेंट राइट नाउ, trust me, you will be good, you will be fine. Now comes to the schooling part. तो नर्सरी जो होती है वो भी स्कूल्स के अंदर होती है, जो नॉर्मल स्टेट स्कूल्स होते हैं उनके अंदर नर्सरीज भी होती हैं। तो जब आपका बच्चा 3 साल का होता है, यू कैन सेंड देम टू प्राइवेट नर्सरीज, या फिर आप उनको जो स्टेट स्कूल की नर्सरीज होती हैं उनमें भी भेज सकते हैं, और इवन चाइल्ड माइंडर्स के पास भी भेज सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, और इन सब में गवर्नमेंट पे करेगी फ्रॉम 3 years ऑनवर्ड्स until the child starts reception. When does a child start reception? Reception is the first year of proper school. जिसे कहते हैं ना स्कूल, जैसे हमारा KG होता था पुराने ज़माने, आई डोंट नो अब आजकल पाकिस्तान में क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, बट आई रिमेंबर KG1 KG2 इस तरह से होता था। नर्सरी होती थी, फिर KG1 KG2 इस तरह से होता था। तो यहाँ पे नर्सरी के बाद KG1 KG2 नहीं होता, यहाँ होती है नर्सरी एंड देन देयर इज रिसेप्शन एंड year 1, फिर 1 2 3 4 स्टार्ट हो जाता है। तो रिसेप्शन जो है वो पहला साल है बच्चों का जिसमें उनकी एजुकेशन प्रॉपरली शुरू होती है। इट्स अ फुल डे, ठीक है। नर्सरी इज़ ऑप्शनल। अगर आप 3 साल की उम्र में अपने बच्चे को नर्सरी नहीं भेजना चाहते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू, कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा। बट जब बच्चा रिसेप्शन की एज का होता है तो टेक्निकली आपको उसे रिसेप्शन भेजना चाहिए। अगैन दैट इज़ नॉट कंपल्सरी। बहुत सारे लोग होम स्कूलिंग कराते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ ट्रेंड दीज डेज, काफ़ी कॉमन हो रहा है। अगैन आई एम नॉट गोना गो इनटू डिटेल्स, बट हाँ, अगर आपको अपने बच्चे को प्रॉपर स्कूल शुरू कराना है तो रिसेप्शन इज़ द टाइम। नाउ व्हेन डू यू स्टार्ट रिसेप्शन? यू स्टार्ट रिसेप्शन व्हेन यू आर 4 years ओल्ड। जब आपकी बर्थडे होगी और आप 4 साल के हो जाएंगे, उसके बाद जो सितंबर आएगा आप उसमें रिसेप्शन स्टार्ट करेंगे।
यू अंडरस्टैंड। तो अगर कोई बच्चा 31 अगस्त को पैदा हुआ है या 30 अगस्त को पैदा हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरा जो थर्ड बेबी है वो 30 अगस्त बॉर्डर लाइन पे, तो बेसिकली ही विल स्टार्ट स्कूल ऑन द 1st और 2nd ऑफ सितंबर, जो भी स्कूल्स खुलेंगे बेसिकली उस जैसे ही वो 4 इयर्स का होगा 30th ऑफ अगस्त को, तो वो सितंबर में स्कूल स्टार्ट कर सकता है, विच मीन्स ही विल बी द यंगेस्ट इन हिज क्लास। और अगर कोई बच्चा अक्टूबर में या नवंबर में 4 इयर्स का हुआ है, तो फिर वो उस साल सितंबर में रिसेप्शन नहीं स्टार्ट करेगा, वो नर्सरी ही जाएगा इफ़ यू वांट टू कीप हिम इन द नर्सरी। एंड देन जब वो नेक्स्ट ईयर सितंबर आएगा तो फिर वो रिसेप्शन स्टार्ट करेगा। जो बच्चा सितंबर में पैदा होता है वो अपनी क्लास में सबसे बड़ा होता है, और जो बच्चा अगस्त में या जुलाई में पैदा होता है फॉर एग्जांपल, वो अपनी क्लास में सबसे छोटा होता है। सो दिस इज़ हाउ द एजिंग वर्क्स, और इस तरह से बेसिकली आप स्कूल स्टार्ट करते हो। So let's say take example of my first child. My first child was born on the 28th of October. So वो nursery जा रहा था, ठीक है, and then when he turned 3 he started nursery, then he kept on going to the nursery, वो 2 साल nursery गया, okay, and then when he turned 4 in August, sorry in October, तो उसके बाद next year September में he started reception. So for another year वो पूरा nursery गया. Whereas my second child, he was born in July, on the 9th of July. So soon after he turned 4, he started reception in September. तो वो जब September में reception में गया तो he was just 4 years and 2 months old. So now I think it makes it quite clear कि when do you start schooling properly in the UK. Now I will lastly talk about the free schooling aspect. तो यहाँ schooling जो है वो पूरा primary जो कि up to year 6 होता है, फिर secondary schools होते हैं, तो school change हो जाता है। एक school के अंदर majorly सारी classes नहीं होती हैं, यहाँ पे ज़्यादातर primary schools होते हैं जो कि year 6 तक होते हैं, और फिर आप जाते हैं secondary schools में जो कि from year 7 up to A levels होते हैं, और या फिर O levels होते हैं, और फिर O levels के बाद आप कॉलेज जाते हैं जहाँ पे आप A levels वगैरह कर सकते हैं, एंड देन यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो द पॉइंट हियर इज कि आपकी एजुकेशन अप अंटिल A levels इज ऑल फ्री, you only have to pay for the university fees, और यूनिवर्सिटी फीस जो है दैट इज़ नॉट फ्री, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ का फीस स्ट्रक्चर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होता है वो लोकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता। लोकल स्टूडेंट्स के लिए इट्स मोर अफोर्डेबल देन द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उनका फीस डिफरेंट होती है, कम होती है फॉर लोकल स्टूडेंट्स। एंड अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो बच्चों के पास ये ऑप्शन होता है कि वो स्टूडेंट लोन ले सकते हैं जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, एंड देन व्हाट दे कैन डू इज दे कैन स्टडी थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी विद द स्टूडेंट लोन, जो कि उनकी सारी कॉस्ट कवर करेगा यूनिवर्सिटी की। एंड वंस दे स्टार्ट वर्किंग, और उस पर भी एक मिनिमम सैलरी कम से कम उनकी होनी चाहिए, तो उसके बाद उनकी सैलरी में से वो स्टूडेंट लोन कटेगा और वो पे कर सकते हैं। तो जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास स्टूडेंट लोन है या नहीं है, बिकॉज बिफोर आप टैक्स पे करें वो स्टूडेंट लोन कट जाता है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क। सो बेसिकली आप कह लें कि आप अंटिल यूनिवर्सिटी आपकी एजुकेशन फ्री हो सकती है इफ़ यू वांट, but university वाला is more like borrowing money than getting free money. So now comes the secondary schools. There are secondary schools जहाँ पे आप कुछ स्पेशल सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं विच आर कॉल्ड ग्रामर स्कूल्स, और उनमें एडमिशन के लिए आपको सिर्फ टेस्ट पास करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू लिव इन अ सर्टेन एरिया इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द स्कूल, और that test is called 11+ exam which you have to give in year 6, in the beginning of year 6. अगर आप वो पास कर लेते हैं तो आपका एडमिशन फिर ग्रामर स्कूल्स में होता है। ग्रामर स्कूल्स आर अ लिटिल बिट मोर लाइक स्ट्रिक्ट स्कूल्स, ज़्यादा फोकस्ड होते हैं पढ़ाई पे। हर जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एजुकेशन फोकस्ड होते हैं, दे ऑलवेज वांट कि हमारा बच्चा ग्रामर स्कूल जाए। जो नॉर्मल सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं दे आर फाइन, दे आर ओके, दे आर ऑल राइट, वो भी नॉर्मल स्कूल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन somehow grammar schools are like more serious about studies, as you understand.
सो जो नॉर्मल सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं उनमें एडमिशन का क्राइटेरिया सिर्फ डिस्टेंस होता है या सिबलिंग। अगर आपका सिबलिंग ऑलरेडी उस स्कूल में है तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी एडमिशन के लिए, अदरवाइज आप डिस्टेंस में जितना करीब है स्कूल से उतनी ज़्यादा आपको प्रायोरिटी मिलेगी। एंड दैट इज़ हाउ यू गेट एडमिशन इन सेकेंडरी स्कूल। सेम गोज फॉर द प्राइमरी स्कूल। आप अपनी मर्जी से चूज़ नहीं कर सकते कि मुझे कौन सा स्कूल में अपने बच्चे को भेजना है। यू कैन सिलेक्ट 3-4 schools in a way of prioritizing them, और जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, उस हिसाब से जो है अगर आपको आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में एडमिशन मिल गया तो डेफिनेटली आप अपने बच्चे को वहाँ भेज सकते हैं। नहीं मिला तो आपको सेकंड या थर्ड जो भी जहाँ भी एडमिशन मिलेगा आपको वहाँ भेजना पड़ेगा अपने बच्चों को। एंड दैट इज सोली बेस्ड ऑन अगैन अगर उसका कोई सिबलिंग ऑलरेडी उस स्कूल में है या फिर डिस्टेंस, हाउ क्लोजर यू आर टू द स्कूल। अगर एक सर्टन से कहते हैं ना एरिया से आप बाहर रहते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा बेसिकली। एंड आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लीव देम आउट इन द कमेंट्स बिलो। आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव एज मच इन्फॉर्मेशन आउट एज पॉसिबल, मगर अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है या कुछ समझ नहीं आई है तो please ask me in the comments below and I will definitely respond to you as soon as possible. So thanks for watching. Please subscribe to my channel if you haven't already done so. Click on the like button and do say something in the comments section if you feel it's worth saying. Thank you. Bye bye.